जरूर है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनने जा रही। राहुल गांधी के पैर में चोट जरूर लग गई है, लेकिन इस शख्स ने गोल कर दिया है। 2014 और 2019 एक ऐसा चुनाव था कि अगर बीजेपी ने कहीं एक पुतला भी खड़ा कर दिया होता तो वो जीत जाता। स्मृति ईरानी एक उसी तरह का पुतला थी। अगर आप अमेठी घूमेंगे तो आप लोगों से बात करेंगे तो अमेठी में स्मृति ईरानी को जो वोट पड़ा था उसका 10% हिस्सा ही ऐसा होगा जिसमें स्मृति ईरानी को वोट दिया होगा। 90% हिस्सा कमल के फूल पे वोट देकर आया था। राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त ये कोशिशें हुई कि शायद उसी नाम पर यह चुनाव लड़ लिया जाए और जीत भी लिया जाए, क्योंकि उस इक्वेशन पर उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काफी चुनावी सफलताएं अर्जित की हैं। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी बाधा रह गई जिसके कारण इस बार वो वाले चुनावों वाले राम चल नहीं पाए? ये बात हिंदू समाज को बहुत कायदे से समझ में आई कि ये एक दूसरा मामला है, इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे आर्थिक तंत्र है जो स्थानीय लोगों को अपनी जगह से विस्थापित करने के लिए। क्या पार्टियों से आप उनका क्रेडिट छीनेंगी या फिर क्रेडिट देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रेडिट नहीं छीनूंगी मैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जो पर्चा लीक से परेशान युवा हैं उनसे मिल रहे थे, और अखिलेश यादव, आप देखिए सांड वाला जो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में सांड बहुत सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बाकियों के लिए छोटा मुद्दा है, लेकिन अखिलेश यादव इस पे लगे रहे। आप देखिए हमेशा ट्वीट भी करते रहे, यानी कि लोगों को दिखा कि छोटी छोटी परेशानियों पे भी ये नेता बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों का ये दिन है और लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन वहीं ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स थे, जो पत्रकार थे, वो चौंके नहीं हैं इन परिणामों से। इन परिणामों से चौंके वो पोलस्टर्स हैं जिनके पोल्स का जो प्रेडिक्शन था वो शायद कहीं और से आया था, क्योंकि तमाम पोलस्टर्स हमने देखे 400 से ज़्यादा सीटें प्रेडिक्ट कर रहे थे एनडीए गठबंधन के लिए, लेकिन एनडीए इस वक्त इस वीडियो को शूट करते वक्त जिस आंकड़े पर अटका हुआ है वो है 289। इन 289 सीटों में जदयू की 15 सीटें भी हैं जिन पर जदयू ने बढ़त बनाई हुई है, शिवसेना की भी सीटें हैं, एनसीपी शरद पवार से अलग वाला जो गुट है उसकी सीटें भी हैं। तो एनडीए 289 सीटों पे है, मैजिक फिगर 272 का है। इन परिणामों में अब तक जो रुझान आ रहे हैं और कुछ परिणाम आ गए हैं उसमें सबसे हैरत अंगेज रिजल्ट जिस राज्य ने दिया है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसमें 80 लोकसभा की सीटें हैं, 62 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई 71 सीटें हम ले लेंगे। पोल एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 64 से 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ओपिनियन पोल्स जब हुए थे तब कहा गया था कि 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 45 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और केवल 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 36 नहीं बल्कि 31 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश ने डबल इंजन को भी नकारा, उत्तर प्रदेश ने मोदी को भी नकारा और उत्तर प्रदेश ने लगातार चल रही सांप्रदायिक राजनीति के प्रयासों को भी नकारा। सबसे बड़े टेकअवेज में से एक टेकअवे है अयोध्या का परिणाम। अयोध्या में इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट अवधेश पासी जीते हैं और एनडीए हारा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारा है। अयोध्या से ही बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, राघव हैं और निवेदिता हैं। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास अयोध्या, फैजाबाद लोकसभा, वहां से अवधेश पासी जीतते हैं। राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त ये कोशिशें हुई कि शायद उसी नाम पर यह चुनाव लड़ लिया जाए और जीत भी लिया जाए, क्योंकि उस इक्वेशन पर उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी चुनावी सफलताएं अर्जित की हैं। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी बाधा रह गई जिसके कारण इस बार वो वाले चुनावों वाले राम चल नहीं पाए? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू मन है, हिंदू मानस है, उसको पढ़ने में थोड़ी गलती की है। तुलसीदास ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी, एक चौपाई है उनकी कि उघरई अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। यानी अंत में सब बेपर्दा हो जाता है, चाहे वो कालनेम ही रहा हो, चाहे रावण रहा और चाहे राहु। आप जानते हैं राहु ने वेश बदल के वो जब समुद्र मंथन हुआ तो वो देवताओं की पात में खड़ा हो गया, या कालनेम ने भगवा पहनकर राम राम करने लगा, या रावण ने भगवा पहन के सीता हरण किया था। तो जो भगवा पहन के आज सत्ता हरण कर रहे हैं, अगर उनको सबसे ज़्यादा किसी ने करीब से देखा समझा है तो वो अवध की जनता है, और फैज़ाबाद खास तौर पर। फैज़ाबाद हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक मरकज़ रहा है, एक केंद्र रहा है। वहाँ के हनुमान गढ़ी जो है वो अवध के नवाबों ने बनाई थी, और वहाँ जिस तरह से सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया गया
वहाँ के लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आई है। और पहले भी आपको याद होगा, मेरा ख्याल है सन 89 की बात है, जब वहाँ पे चुनाव हुआ था और बड़ा राम मंदिर आंदोलन को शुरू में एक बार गरमाया गया था, उस समय भी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मित्रसेन यादव जीते थे। तो पूरा जो अवध का पूरा कल्चर रहा है, जो अवध की संस्कृति रही है, उसके खिलाफ था कि आप मुसलमानों के खिलाफ विश्व वमन को हिंदू धर्म का एक बताएं कि ये प्रतीक है, हिस्सा ना बना और खुद प्रधानमंत्री इसमें सबसे आगे बढ़कर जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ, या यहाँ तक कहा जाने लगा कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। कैसे हो सकता है? सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने पहले दिन से कहा था कि जो भी अदालत का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। राम राज्य और राम राम और सुबह शाम राम धुन गाना तो कांग्रेस की संस्कृति में रही है, गांधी जी खुद करते थे। तो ये बात लोगों को पची नहीं कि कांग्रेस आएगी तो आप केवल ये कारण है, या कारण ये भी है कि अयोध्या में या फैजाबाद के उस लोकसभा क्षेत्र में मंदिर का जब निर्माण होता है तो जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनकी आजीविका भी छिनी, और वो छोटे छोटे मंदिर जहाँ पर तमाम लोग जाया करते थे, चढ़ावा भी चढ़ता था, तो उनके जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसका आर्थिक पक्ष ये है कि गुजरात से या बाहर से तमाम लोग पहुंच के वहाँ पे बड़ा 5 स्टार इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी टपरी पे जो लोग चाय बेचा करते थे, फूल बेचा करते थे, मालाएं बनाते थे, दीपक बेचते थे, या राम की जो पूजा होती है उसमें तमाम और चीज़ें लगती है, रामनामी दुपट्टा से लेकर और सब कुछ, जो स्थानीय कारोबार था वो पूरी तरह तहस नहस हो गया। और सिर्फ ये अयोध्या में नहीं, ये हम काशी में भी देख रहे हैं। काशी में कॉरिडोर के नाम पर जिस तरह से सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, छोटे छोटे विग्रह नाली में पड़े हमें नजर आए, वो बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए वहाँ पर शंकराचार्य विरोध कर रहे थे। इस अयोध्या के अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का चारों शंकराचार्यों ने बहिष्कार किया था। तो ये बात हिंदू समाज को बहुत कायदे से समझ में आई कि ये एक दूसरा मामला है, इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे आर्थिक तंत्र है जो स्थानीय लोगों को अपनी जगह से विस्थापित करने के लिए है। तो उसका भी ये प्रतिक्रिया। तो उत्तर प्रदेश से जो रुझान या परिणाम आ रहे हैं वो एक तरीके से ये बात साबित करता है कि जो पारलौकिक मामलों में उलझा दिया गया था लोगों को, शायद लोग अब उससे बाहर निकले हैं और दुनियावी समस्याओं की तरफ नजर दौड़ा रहे हैं। अमेठी की बात कर लेते हैं। अमेठी स्मृति ईरानी लड़ रही थी, बहुत हाई प्रोफाइल मिनिस्टर रही है, बहुत चर्चित मिनिस्टर रही। राहुल गांधी को इन्होंने हराया था, लेकिन हारी हैं किशोरी लाल शर्मा से। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दिया गया, तब भी काफ़ी बातें चली। और अमेठी में पहले राघव, सबसे पहले तो ये आरोप लग रहा था कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं करती, राहुल गांधी भाग रहे हैं क्या। फिर शायद स्ट्रेटेजिकली किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया और स्मृति ईरानी बड़े मार्जिन से वो चुनाव हारी हैं। आप रिपोर्ट भी करके आए थे, आपने उस गांव की दशा भी दिखाई थी जिसे स्मृति ईरानी ने गोद लिया था। तो क्या लोगों के जो बुनियादी सवाल थे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, उन सवालों ने खेल किया है, या फिर स्मृति ईरानी का जो एरोगेंस था, या फिर जो मंत्रालय था उस मंत्रालय में उन्होंने काम नहीं किया उस तरीके से, वो उसने ज्यादा प्रभाव डाला है? देखिए नीरज जी, 2014 और 2019 एक ऐसा चुनाव था कि अगर बीजेपी ने कहीं एक पुतला भी खड़ा कर दिया होता तो वो जीत जाता। स्मृति ईरानी एक उसी तरह का पुतला थी। अगर आप अमेठी घूमेंगे तो आप लोगों से बात करेंगे तो अमेठी में स्मृति ईरानी को जो वोट पड़ा था उसका 10% हिस्सा ही ऐसा होगा जिसमें स्मृति ईरानी को वोट दिया होगा। 90% हिस्सा कमल के फूल पे वोट देकर आया था, या नरेंद्र मोदी के नाम पर। नरेंद्र मोदी को। तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था स्मृति ईरानी से। लेकिन जब वो वहां से जीत गई तो 5 साल में लोगों ने उनका बिहेवियर देखा, उनके काम करने का तरीका देखा। वो ज़्यादातर दूसरे राज्यों के चुनावों में प्रचार में रहती थी, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहती थी, या फिर वो राहुल गांधी पे हमलावर रहती थी। वो ये भूल गई कि वो राहुल गांधी को हराने के लिए अमेठी नहीं आई थी, असल में अमेठी की सांसद है, वहाँ काम करने के लिए आई थी। तो जब वो भूल गई तो जनता ने कहा कि हमें भी स्मृति ईरानी जी को भूल जाना चाहिए। दूसरी तरफ किशोरी लाल जी थे जो वहाँ 40 साल से हैं। तो किशोरी लाल हर घर गली बच्चे के टच में हैं, उनको बताना नहीं पड़ा कि किशोरी लाल कौन है, और एक बेदाग छवि के नेता थे, तो उसका बहुत फायदा मिला। और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा फैक्टर ये था कि स्मृति ईरानी के अहंकार की हार है। जिस तरीके से वहाँ के बीजेपी के लोकल लीडर्स को भी वो ट्रीट करती थी या अन्य पार्टी के लीडर्स को ट्रीट करती थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे। और एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा, इससे अलग विषय है। मुझे एक प्रकरण याद है, अखिलेश यादव मंदिर गए थे, उसके बाद उस मंदिर को धुलवाया गया था, जो ओबीसी समाज के लिए एक बड़ा अपमानजनक था। बाद में पुजारी लोगों ने बताया कि हम तो मना कर रहे थे मंदिर ना धो। तो जब एक ओबीसी के मंदिर जाने पर मंदिर धोया गया
तो फिर उसी अखिलेश यादव की पार्टी ने देश के सबसे बड़े मंदिर अयोध्या में अपने सांसद को चुनवा करके तमाम सवर्णवादी, सामंतवादी, जातिवादी मानसिकताओं के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है और ये बता दिया है कि अब अगर किसी ने किसी जाति के जाने पर मंदिर धोया तो उसको इसी तरह से पार्टी से हारना पड़ेगा। चलिए निवेदिता, आपके पास आते हैं। पूर्वांचल में जो परफॉर्मेंस रहा है इंडिया ब्लॉक का, वो बड़ा शानदार रहा है। पूर्वांचल एक तरीके से कह रहे थे कि बीजेपी के लिए अभेद्य किला जैसा है, ऑपोजिशन उधर नहीं जा सकती है, लेकिन पूर्वांचल ने भी दिखाया कि जी नहीं, अभी हम नकार रहे हैं इस तरह की राजनीति को, क्योंकि आप वहाँ से हैं, वहाँ के मिजाज को जानती हैं। क्या कारण आपको लग रहा है, पूर्वांचल ने क्यों नकारा होगा? जी देखिए, दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश और जो पूर्वांचल का जो बेल्ट है, इसको ज़्यादातर नेता भी ना गोबर पट्टी ही मानते हैं। वो उनको यही लगता है तो ये तो धर्म के नाम पे आ जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में जब भी मुद्दों की बात हुई, कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर की बात की, धर्म की बात की। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए सबसे बड़ा मुद्दा तो पेपर लीक का रहा है और इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है और इस तरह से आगे लीड किया है। इंडिया ब्लॉक के जो नंबर्स आए हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है, कहिए कि सबसे बड़ा योगदान अगर हम एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का है। दिक्कत यही है कि लोगों को ये लगा कि इस बार भी जनता धर्म के नाम पे वोट दे देगी, या फिर क्योंकि वो अगला खुद ही परमेश्वर है और वो खुद अवतार लिया है तो जनता अवतार के साथ जाएगी। दरअसल बात यह है कि 10 सालों से जो जनता धर्म के नाम पे वोट दे रही थी वो भी देख रही है, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उसमें हिंदू भी तो है, और जिन लोगों के प्रति ये लोग अपमानजनक बातें करते हैं, जिस ओबीसी नेता के लिए ये, जैसा कि राघव बता रहे थे, मंदिर धुलवा रहे हैं, वो ओबीसी भी तो हिंदू ही हैं, आखिर वो भी तो है, उसमें दलित भी तो आते हैं। तो आप हिंदुत्व के नाम पे आप कितना भी पोलराइज कर लीजिए, लोगों ने देखा कि हाँ 5 साल 10 साल में हिंदुत्व के नाम पे कितना विकास हो जाएगा, लेकिन ये भी तो है कि लोगों ने कहा हम भी तो हिंदू हैं, नौकरी तो दो, हम हिंदू हैं, पढ़ाई लिखाई तो करवाओ। ऐसा रहा है इस बार। हम लोग जहां भी गए हैं, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह लोगों ने यही कहा कि नहीं मंदिर तो बनना चाहिए लेकिन हमें थोड़ी शिक्षा भी तो मिलनी चाहिए। और लोगों ने यह भी कहा कि ठीक है लेकिन खाली पेट मंदिर कैसे जाएंगे। ये बात आप हमारे कई वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं, लोगों ने ये बाइट्स में अपनी बात कही है। पहले ऐसा नहीं था। 2014-2019 के दौरान जब आप लोगों से बात करने जाए तो कहते नहीं नहीं मंदिर तो बनना चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। अब जब मंदिर बन गया है तो वहीं सेंटर में जहां मंदिर बना है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि भाई हमको मंदिर मिल गया, हम खुश हैं, लेकिन हम केवल मंदिर का लेके क्या करेंगे। जिन्होंने कहा कि अरे मंदिर बन गया तो अस्पताल जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, उनके मुंह पे भी ये करारा तमाचा है। और आप ये देखिए, जितने भी, मैं कह रही हूँ कि अगर आश्चर्य की बात अगर कहीं पे हुई है, एज अ रिपोर्टर भी मुझे लग रहा है, तो बिहार का है कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार के लिए माहौल मुझे ठीक नहीं दिख रहा था। मैं जितने भी लोगों से बात करने गई, हो सकता है वो दूसरे दल वाले लोग हों इसलिए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 10 में से 9 लोगों ने यही कहा कि नहीं नीतीश कुमार के लिए तो नहीं है। वो बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं। इसके बावजूद तो एज अ रिपोर्टर और एज अ पत्रकार मुझे केवल अगर कहें शॉकिंग तो वो नीतीश कुमार वाला ही लग रहा है, वरना बाकी जगहों पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने एग्जिट पोल बनाया कैसे था। जो प्रदीप गुप्ता रो रहे हैं टीवी पे, उनको सहानुभूति भी है कि टीवी पे रो रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन उनको रोना भी चाहिए ऐसे लोगों को। आपने मजाक किया है एग्जिट पोल के नाम पे, जो अभी हमारी पहले भी चर्चा चल रही थी। एग्जिट पोल इस तरह के लाया गया कि शेयर मार्केट में तक उल्टा पुल्टा होने लगा, और जिसमें लग रहा है कि ये भी तो एक बड़ा स्कैम हो गया है। जिस तरह से मार्केट धराशायी अब अचानक से हुआ है, मोदी जी ने कहा था ना कि 4 जून को ऐतिहासिक होगा शेयर मार्केट का, हो गया ऐतिहासिक, लोएस्ट पे जा रहा है। बात यही है कि बहुत बहकाया है पत्रकारों ने, और ये जो एग्जिट पोल बनाने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को लग रहा था कि मुद्दा केवल धर्म और मंदिर है, जो कि अपने ऑफिसेज में बैठे हुए थे और जिनको अलग से ऑर्डर्स मिल रहे थे। और एग्जिट पोल्स, मैं तो हमेशा कहती हूँ, इतने हम आम नागरिक भी हैं, हमारे पास कब कभी किसी एग्जिट पोल वाले का फोन आया है, कोई मिला है कि बताइए हम एग्जिट पोल बना रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से। मुद्दा केवल धर्म या राजनीति या धर्म या जाति नहीं, धर्म या आपने क्या कहा था, मंदिर, धर्म या मंदिर केवल मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दे और तमाम हैं जिनके बारे में लोग बातचीत कर रहे थे। लेकिन पंकज जी, एक सवाल मेरा यहाँ पैदा होता है और आप तीनों से मैं इसका जवाब चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मुद्दा ये इसी बार के चुनावों में आया हो, 2019 के चुनावों से पहले भी ये मुद्दे थे। इकोनॉमिक सवाल तब भी लोग पूछ रहे थे, उठा रहे थे, नोटबंदी और जीएसटी के बाद बेरोजगारी की समस्या तब भी थी। राजस्थान में जब हम गए और विधानसभा के चुनाव हुए, मुद्दे तब भी थे, लोग चिरंजीवी योजना से खुश दिख रहे थे, लेकिन वो वोट्स में ट्रांसलेट नहीं हुआ था। इस बार वोट्स में ट्रांसलेट हुआ है, तो इसका फैक्टर आप क्या मानते हैं, सोशल इंजीनियरिंग या एंटी इनकम्बेंसी या फिर एरोगेंस
टर्म्स ऑफ बीजेपी, जिसमें वो लोगों को मूर्ख और जाहिल समझने लगी थी? नीरज, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल के ये पूरा रसायन मिल के ये तैयार हुआ है, ये जो आज व्यंजन सामने हमारे नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है, अभी जब बोल रही थी निवेदिता, मैं सोच रहा था कि मान लीजिए ओपिनियन पोल ऐसा नहीं होता, मान लीजिए एग्जिट पोल ऐसा नहीं होता, जो अब हम कह सकते हैं कि गलत है। अगर इन टीवी चैनलों ने लोगों के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाए होते, फर्ज करिए जो 2014 के पहले पत्रकारिता होती थी कि अगर रसोई गैस के दाम 5 या 10 रुपए भी बढ़े, तो मैं उस समय स्टार न्यूज़ में था, हमारे रिपोर्टर्स का पहला काम होता था कि किसी घर में घुस जाओ कैमरामैन के साथ और उस महिला से जो गृहिणी है उससे बात करो कि हाय रे उसकी कितनी तकलीफ बढ़ गई। ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी और ये इतना क्लीशे था, इतना वो मतलब रिपीटेटिव था कि कई बार लगता था यार इसमें क्या है, ये क्या है कि पहुंच गए आप घर में, जाहिर है किसी से पूछोगे तो वो बुरा लगेगा ही उसे। लेकिन ये बुनियादी काम भी चैनलों ने छोड़ दिया, ये बुनियादी काम भी पत्रकारों ने छोड़ दिया कि अगर लोगों को महंगाई से परेशानी है तो उस पर चर्चा करें, उस पर बात करें। चर्चा ये हुई कि भाई कोरोना फैला है इन लोगों को तबलीगी जमात की वजह से, मतलब इस तरह से कि वायरस को भी पता है कि जो तहमद और बनियान और टोपी लगा के घूम रहा है वो वायरस को फैलाएगा। तो वायरस को तो इतनी तमीज़ है नहीं, लेकिन भारत के गृह मंत्रालय की ब्रीफिंग में ये बात वो आती थी सामने, तो इतना अपमानजनक था। या प्रधानमंत्री कहे कि कोरोना आए आप थाली ताली बजाइए और भाग जाएगा, तो इतना विज्ञान विरोधी, इतना ज्ञान विरोधी, बहुत से कारणों से मैं फिर कह रहा हूं कि कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। प्रदीप जो भी हैं गुप्ता जी, वो पोलिस्टर होते 2014 और 19 में, मुझसे कोई पूछता मैं कह देता कि बीजेपी जीत रही। 2014 में तो अन्ना आंदोलन उसकी पृष्ठभूमि में था, 2019 में जब बालाकोट वगैरह हुआ तो पूरा एकदम माहौल अजब हो गया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध है। तो वो आपको फिर इतनी बड़ी करोड़ों की कंपनी चलाने की क्या जरूरत है, एक्सिस बैंक इंडिया, आप तो ऐसे ही बता सकते थे। अब की चुनौती थी ना, और इस चुनौती में इसलिए सब लोग फेल हुए। मैं कल भी आपसे कह रहा था कि एग्जिट पोल्स पहले क्या होते थे, किसी ने बताया कि साहब ये जीतेंगे, किसी ने बताया नहीं नहीं ये जीतेंगे, किसी ने बताया कि लेकिन वोट शेयर इतना रहेगा, तो सबका अपना अपना होता था। इस बार लग रहा था कि जैसे एक ही काउंटर से सबको पर्ची पकड़ा दी गई है, जो मैंने अपनी भूमिका में बात, लोग वही बात कह रहे हैं। और ये एज अ पोलस्टर, एज अ प्रोफेशनल प्रदीप गुप्ता के लिए निश्चित ही रोने की बात है। और सभी पोलस्टर्स को चुल्लू भर पानी में, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, वो भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरिए, बल्कि अपने प्रोफेशन को ज़्यादा ईमानदारी से आप अंजाम देंगे तो शायद ठीक साबित होंगे। राघव, जो भी रुझान उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या परिणाम आ रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी की वो भारत जोड़ो यात्रा जिसने सेंसिटाइज किया लोगों को, या फिर अखिलेश यादव का वो टिकट वितरण जिसने तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, या फिर मैनेजमेंट आपको लगता है कि ठीक हुआ, या फिर ये तमाम पार्टियां जब इकट्ठा आई तो एक लोगों के अंदर बूस्टअप हुआ और लोगों के अंदर उस माहौल को, मतलब लोगों के अंदर ये ऐसा लगा कि ये अजेय नहीं है भारतीय जनता पार्टी और हम वोट कर सकते हैं? क्या फैक्टर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है? देखिए, जीत में कभी भी राजनीतिक पार्टियों का योगदान नहीं होता, योगदान होता है जनता का। इसी उत्तर प्रदेश में 72 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में युवाओं ने जब पर्चा लीक पे सवाल किया तो उनको लाठी मिली और उनसे कहा गया बोलो जय श्री राम। जब लोगों ने भुखमरी पे सवाल किया तो उनको लाठी मिली, उनसे कहा गया जय श्री राम। अग्निवीर जैसी योजना ला करके आपने देश के लिए इतनी मेहनत से, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते हैं वो लड़के, उनके पास कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, खाने के लिए उतनी अच्छी डाइट नहीं है, लेकिन उनका सपना है कि आर्मी में चले जाएंगे तो घर संवर जाएगा। उन्होंने जब सवाल किया तो उनको लाठी मिली, कहा गया जय श्री राम। जब रोजगार के मसले पर सवाल हुआ, सरकार से कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, उसका जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है कम से कम उतना दे दो, 20 लाख, वो भी नहीं मिला। तो जब रोजगार मांगे गए तो भी लाठी मिली, कहा जय श्री राम। तो उत्तर प्रदेश की जनता के हर सवाल का जवाब आप जय श्री राम नहीं दे सकते थे, और 10 साल तक तो बिल्कुल नहीं दे सकते थे। तो उसका एक रिटेलिएशन था, एक गुस्सा था, बस ये मिल नहीं पा रहा था कि उस गुस्से को किसी मजबूत जगह निकाला जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर अकेले लड़ती तो शायद दोनों को 5-10 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जब वो क्लब हुए और उनके मुद्दे थे, राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि हम आएंगे तो पर्चा उठाते और ऐसे फाड़ देते थे, अग्निवीर को फाड़ के फेंक देंगे। तो एक पॉजिटिव थिंग डेवलप हो रही थी कि हाँ ये बंदा आएगा तो कम से कम सेना में भर्ती तो परमानेंट। इसीलिए आपने जहां से बात शुरू की थी राघव, कि चुनाव पार्टियां नहीं जीतती, जनता जितवाती है, लेकिन पार्टियों को काम तो करना होता है। निवेदिता, मैं आपके पास आऊंगा, क्या पार्टियां आपको लगती है कि वो काम करने में सफल हो पाई, या फिर एक वेव अपने आप जनता के अंदर जागृत हो गई और पार्टियां कहीं पे कमतर रही हैं लेकिन जनता ने ये चुनाव जितवा दिया? मतलब क्या पार्टियों से आप उनका क्रेडिट छीनेंगी या फिर क्रेडिट देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रेडिट नहीं छीनूंगी मैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल
गांधी जो पर्चा लीक से परेशान युवा हैं उनसे मिल रहे थे और अखिलेश यादव, अब देखिए सांड वाला जो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में सांड बहुत सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बाकियों के लिए छोटा मुद्दा है लेकिन अखिलेश यादव इस पे लगे रहे। आप देखिए हमेशा ट्वीट भी करते रहे, यानी कि लोगों को दिखा कि छोटी छोटी परेशानियों पे भी ये नेता बोल रहे हैं। और आप देखिए आज मैं कांग्रेस ऑफिस में जब थी तो वहां पे कई फौज के यूनिफॉर्म में वहां पे लड़के आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारा भर्ती हो गया लेकिन कैंसिल हो गया क्योंकि उन्हें अग्निवीरों को लेकर के आना था। ये लड़के 4 महीने पहले भी मुझे उसी ऑफिस में मिले थे। मैंने बोला यहाँ पे क्यों आ रहे हैं आप? उन्होंने कहा क्योंकि राहुल गांधी ने ही केवल हमसे बात की, हम 1 साल से भटक रहे हैं, भाजपा ऑफिस से लेकर के पीएम हाउस के आसपास जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने हमें गले लगाया और मैनिफेस्टो में हमारी बात रखी। अब उन युवाओं को उम्मीद मिली और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है, जो युवा वोटर जिनको कहेंगे हम, कि जो युवा वोटर है उनके जो अपने मुद्दे हैं, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी की ही बात सोचेगा और वो ये देखेगा कि कौन नौकरी की बात कर रहा है। दिक्कत ये है कि जो लोग, जो पोस्टर्स हैं या पत्रकार है जो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो गया, हमने नहीं सोचा था, क्योंकि आप देखिए अंजना ओम कश्यप हो चाहे किसी भी कोई भी पत्रकार हो, ये लोग जब फील्ड पे गए आपको दिखता होगा कि एक ही टाइप के इनको लोग मिल रहे हैं और एक टाइप का मतलब कि हाँ सरकार बहुत अच्छी है, बीजेपी और मोदी जी। लेकिन इस बार के चुनावों में ये अंतर था कि इन लोगों के माइक्स पे भी लोग जो आ रहे थे वो मुद्दों की बात कर रहे जी थे। बिल्कुल, और उसमें देखिएगा तुरंत माइक हटाया भी जा रहा था, इक्का दुक्का लोग ही आ रहे थे। वहीं जो अल्टरनेटिव मीडिया वाले जा रहे थे तो 10 में से 8 ऐसे मिल रहे थे जो बोले थे सही बात है, गरीबी है, बेरोजगारी, 2 ही ऐसे थे जो बोलते थे नहीं आएंगे तो मोदी जी आएंगे भले ही कुछ भी हो जाए। तो ये अंतर कैसे है? इस पे बाकायदा आरोप भी लगे कि ये लोग जो पूरे शो होते हैं ना वो ऑर्गेनाइज होते हैं। जो सर बोल रहे थे कि पत्रकार पहले जो होता था घर में घुस गए पूछ रहे हैं आपकी परेशानियां क्या है, किसी भी पार्टी को लेकर परेशानी वो बताते थे, अब ये नहीं होता है। बड़े एंकरों के शो ऑर्गेनाइज होते हैं, जगह कौन सी होगी, कैसे लोग आएंगे, ये सारी बातें आपको पता है। इसको लेकर के बाकायदा कुछ बड़े पत्रकारों का ट्विटर पे और भी चला था कि सब कुछ जो है फंडेड होता है इन लोगों का, जब प्रधानमंत्री का भी इंटरव्यू करना होता है तो ये चीजें होती हैं। मैं बता रही हूं कि एज अ रिपोर्टर, जैसे कि शुरुआत में हम लोग भी करते थे कि लोगों से पूछ रहे परेशानियां क्या है, लेकिन एक टाइम पे कमांड मिलने लगता था कि अरे ऐसे लोगों को थोड़ा दिखाओ ना जहां भीड़ बहुत ज्यादा हो, जो मोदी जी की बात करो, थोड़ा भगवा रंग दिख रहा हो। ये टीवी में होता है और ये लोग आश्चर्य में इन्होंने अपने झूठ को ही सच मान लिया था, इसीलिए इतने सदमे में आ गए और ये इसीलिए रो रहे हैं, क्योंकि ये वहीं बैठ कर इनको लग रहा था कि जो हम कह रहे हैं वो जनता मान रही है। 10 बार अगर आप झूठ को बोलेंगे आदमी सच मानेगा उसको। क्योंकि ऐसा होता उनको पिछले 10 सालों से दिख रहा था। तमाम संस्थानों का जो काम क्रियाकलाप रहा पिछले 10 सालों में, या अलग अलग फैक्टर्स रहे, बालाकोट का जिक्र सर ने किया, उन सब कारणों से शायद गोदी मीडिया इस सोच में था कि जो वो कह देगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो रिसीव नहीं कर पाया ग्राउंड को। लेकिन मैं जो रिसीव कर पाया हूँ इन रुझानों से सर, कि संख्या के हिसाब से सपा सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिख रही है, उसके बाद बीजेपी ही है। लेकिन बीजेपी को जो लॉस हुआ है वो बहुत बड़ा लॉस है और कांग्रेस ने जो गेन किया है वो बहुत बड़ा गेन है। बसपा लगभग ज़मीन खो चुकी है, वो दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में आखिरी सवाल मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा और उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ा ले रहा हूँ। बसपा लगभग लूज कर चुकी है ज़मीन, भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त लॉस झेला है, कांग्रेस ने ज़बरदस्त गेन किया है, समाजवादी पार्टी ने अच्छा गेन किया है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं ऐसी इन स्थितियों में? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी घटना है कि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। अब ये देखना होगा कि उसके वोट शेयर कहाँ तक हैं, कितने बचे हैं। लेकिन इतना तो है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी के उस पूरे मूवमेंट को परवान चढ़ते अपनी आंखों से देखा है। और पहली बार जब कांशीराम चुनाव लड़े थे, वीपी सिंह के खिलाफ लड़े थे, हालांकि उससे वीपी सिंह को फ़ायदा हुआ था, वो इलाहाबाद का वो उपचुनाव था जहां वो जीत कर आए थे, और वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई। और एक ऐसा भी समय आया जब मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई, यानी सभी वर्गों ने उनको वोट दिया, एक बड़ी उम्मीद थी। अब मैं नहीं जानता और मैं उन आरोपों को दोहराना नहीं चाहता जिसकी वजह से उन्होंने लगभग हथियार डाल दिए। मैं थोड़ा सा अपने सवाल को और सिंप्लीफाई कर देता हूं सर, कि बसपा ने ये जो जमीन लूज की है और कांग्रेस जिस तरीके से सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात कर रही है जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने एक तरह से राजनीतिक जो एक वैचारिक लड़ाई है, सड़क पर उतर के तो पहले भी बहुत नहीं लड़ते थे, लेकिन लगातार क्वेश्चन करते थे, मुद्दे उठाते थे, मायावती जी उठाती थी, उसको उन्होंने लगभग स्थगित कर दिया जिन भी कारणों से। वहां पर राहुल गांधी अचानक कांग्रेस को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जो शायद कांग्रेस ने आज़ादी के पहले तो ली थी, लेकिन पिछले 20-25 सालों में उस पर कोई स्वर नहीं था कांग्रेस में। सोशल जस्टिस की जैसी रेडिकल बातें कि कितनी भागीदारी है, और वो कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ, ये कांग्रेस के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया एक नया अध्याय है।
जो सिर्फ राहुल गांधी ही कर रहे हैं, और राहुल गांधी इस तरह कर रहे हैं, इस कदर कर रहे हैं, उस तेजस्विता से कर रहे हैं कि तमाम जो सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं और उससे उपजे हुए नेता हैं वो उनके सामने फीके पड़ जा रहे हैं। मैं जहां तक देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अब ये जो लड़ाई होगी, राहुल गांधी ने जो एजेंडा रखा था, अनफिनिश्ड एजेंडा जिसको हम कह सकते हैं, वो अब राजनीतिक मुद्दा बनेगा। वो जाति जनगणना का प्रश्न हो, वो भागीदारी का सवाल हो, वो सरकारी नौकरियों के प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, ये मुद्दे अब लगातार राजनीतिक विमर्श में और तेजी इसमें आएगी। और सरकार जिसकी भी बने, अगर मोदी जी की बनती है तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, और वो डिफेंसिव रहेंगे कि आखिर अग्निपथ योजना आपने क्यों लाई, क्यों अग्निवीर इस तरह से परेशान हैं। तो अग्निवीरों की ताकत आज राहुल गांधी के साथ जब खड़ी होगी तो फिर अग्निपथ योजना कांटों का पथ बन जाएगा मोदी जी के लिए। और ऐसे ही पूरे देश में जो भागीदारी का सवाल है कि ये चाहे वो मीडिया का भी सवाल हो, चाहे वो बड़े बड़े सरकारी उसका सवाल हो, हर जगह देखा जाएगा कि भाई समाज के जो वंचित हाशिए में लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार जो आज एनडीए के साथ हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जाति जनगणना के प्रश्न पर जो उनकी ही सरकार ने कराई है वो कैसे मोदी जी का साथ दें। फिर नीतीश कुमार का मसला अलग है, नीतीश कुमार के मसले पर दोबारा बातचीत करेंगे एक और चर्चा में। निवेदिता, आप कुछ हाँ, कह रहे हैं? मैं एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग तमाम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक और फैक्टर है जो नहीं भूलना चाहिए। हालांकि इसको इस तरह से मत लीजिएगा कि निज कवित्व कहीं लागी ननी का, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो अल्टरनेटिव मीडिया है, अल्टरनेटिव मीडिया जिसको सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया कहा जा सकता है, जैसा हमारा संस्थान है जो कि हम कहते हैं कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, इनको किस तरह से आप देखिए गोदी मीडिया अगर कहा जाए, उन्होंने किस तरह से 2-3 दिन पहले की बात आपको याद होगी जब बिल्कुल कहा गया कि इनको क्या ही जगह देने, इस तरह की बातें। आप ये सोचिए, हजारों करोड़ जिनके पास, और जिनके पास इतने संसाधन हैं, जो कि इतने प्रॉफिट में हैं, जिनके पास इतने लोग हैं, उनके एक्सिस जो पोल्स रहे, एग्जिट पोल्स रहे हैं, वो इसी अल्टरनेटिव मीडिया के सामने फेल हुए हैं। वो रिपोर्टर जो अकेले निकल गए पूरे देश में और लोगों से बात करके कहा इतनी इतनी सीटें तो आ जाएंगी, वो ज्यादा सही साबित होते हैं। और ये इतने बड़े बड़े संस्थान इतने गलत साबित हुए हैं। तो घमंड केवल कुछ नेताओं का नहीं टूटा है, घमंड इनका भी टूटा है। राघव, आपके पास उस सवाल के साथ मैं आऊँगा। और अंतिम सवाल ये कि जिस तरह की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की ही बात करते हैं, राहुल गांधी लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले दो नेता, और दोनों ने ज़बरदस्त गेन किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति है उसे एक झटका लगा है। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस तरीके से देखेंगे, किधर करवट लेगी? एक हेल्दी कंपटीशन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? एक हेल्दी कंपटीशन तो दिख रहा है, साथ ही एक बड़ा परिवर्तन भी दिख रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, आरक्षण के मसले पे जो बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से आरक्षण को कैसे बैकडोर से भाजपा खत्म करने का काम कर रही है, बड़ा अच्छा सवाल उठाया था अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने भी कि टाटा एक देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, कितना आरक्षण है वहाँ पर? तो उसका जवाब नहीं था उस समय एंकर्स के पास। तो ये बिल्कुल माकूल बात है कि अगर इस देश की 80% आबादी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, आप 80% है और 50 में समटे हुए हैं, और जो 20% हैं वो बाकी 50% पे अपना कब्जा जमा रखें। क्यों? क्योंकि जब आप हिंदू कहते हैं तो हिंदू कहते हुए उसमें एक विशेष वर्ग है ब्राह्मण, आप उस वर्ग को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, आरक्षण, तो सबको बराबरी से हक और अधिकार मिलने की बात आती है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सोशल जस्टिस की बात की है, राहुल गांधी ने जो सोशल जस्टिस की बात की है, वो बहुत मजबूत बात है और उससे उत्तर प्रदेश की पूरी दशा और दिशा बदल जाएगी नीरज जी। क्योंकि अयोध्या जैसी जगह भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूरे देश का चुनाव साधने की कोशिश की, वहां सोशल जस्टिस ने उन्हें हराया। लेकिन एक चैलेंज भी है अखिलेश यादव के सामने, क्योंकि अखिलेश यादव जब भी मजबूती से आते हैं तो वो आरोप जो पिछले 10-15 साल में लगते रहे कि यादव समाज जो है वो हिंसक हो जाता है, इस बार कम से कम टिकट वितरण में तो उसको उन्हें धोने की कोशिश मैं ये एक गुजारिश करूंगा अखिलेश यादव से कि उन्होंने इस बार जैसे टिकट वितरण में एक बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाया, वैसा ही सामंजस्य वो अब यूपी में बिठाएं, ताकि अखिलेश यादव के नाम पे कम से कम गुंडाई ना हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, गुजारिश ना करें, आदेशित करें, क्योंकि उनका काम है, सेवक हैं और सेवक ही रहेंगे। जो भी हैं, हम नागरिक हैं, हम मीडिया वाले, सवाल पूछेंगे, नहीं करते हैं। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश से जो रुझान आए या जो परिणाम आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। उन पत्रकारों के, उन पोस्टर्स के गालों पर यह तमाचा है जिन्होंने अतिरेक में आकर और भावावेश में आकर कह दिया था कि यूट्यूबर्स को क्या भाव देना आज तक जैसे चैनल पर। वो सुने और देखें उन तमाम यूट्यूबर्स के भविष्यवाणियों को, प्रेडिक्शंस को, जिन्होंने गांव-गांव घूमी
और जो लोगों से मिले, लोगों से सीधा संवाद किया और इस सीधे संवाद के आधार पर एक प्रेडिक्शन रखा, न कि उन लोगों की तरह जो बड़े बड़े संस्थानों में थे, जिनके पास बड़ी मशीनरी थी, जिनके पास पता नहीं कहां से स्क्रिप्ट आया, क्योंकि अगर कहीं और से स्क्रिप्ट नहीं आया तो वो लोग नाकाबिल थे, नाकामयाब रहे, उनको ये स्वीकार करना चाहिए। बहुत कुछ बदला है, शायद मीडिया का चरित्र भी बदलेगा। गोदी मीडिया के चरित्र की मैं बात कर रहा हूं, राजनीति तो बदलेगी ही बदलेगी। पंकज जी का कहना है कि जो सोशल जस्टिस की एक नैरेटिव सेट हुआ है इन चुनावों में, वो नैरेटिव आगे बढ़ेगा। इस नैरेटिव को बढ़ाने के लिए चैलेंजेस भी आएंगे, उन चैलेंजेस को कैसे दूर करती हैं पार्टियां और नेता, वो देखने वाली बात होगी। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा इसी में कि ये जरूर है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनने जा रही। राहुल गांधी के पैर में चोट जरूर लग गई है, लेकिन इस शख्स ने गोल कर दिया है। चलिए, ये भी एक अच्छा वाक्यांश है जिससे मैं सोचता हूं मोन्टाज बन सकता है। बहरहाल, इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। और इन चुनावों से जुड़े कई सारे एंगल्स हैं जिस पे बात की जाए तो घंटों बीत सकते हैं। चाहे ये बात हो कि गठबंधन के सहयोगी इधर उधर हो सकते हैं क्या, सरकार कौन बनाएगी, मोदी जी का क्या होगा, प्रधानमंत्री रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अलग अलग शोज, अलग अलग वीडियोस में आपको मिलेंगे। जुड़े रहिए मॉलिटिक्स के साथ, देखते रहिए मॉलिटिक्स। चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव हो, कमेंट हो, सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें। बहुत बहुत शुक्रिया।